कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वो बता रही हूँ जो आज तक लोगों के पास आए हुए हैं और मे बी आप लोगों के पास आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास आएगा कि भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। ओरिएंटल क्या थी? भारत की पहली बीमा कंपनी थी। आपके पास आएगा कि आधुनिक बीमे का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉयड्स ने। लॉयड्स क्या था? लंदन का कॉफी हाउस था जिसने मॉडर्न इंश्योरेंस की थ्योरी दी थी। यानी कि आधुनिक बीमे का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉयड्स ने। आपके पास आएगा कि भैया क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण के बाद कौन सी कंपनी आई थी, तो वो आई थी जीवन बीमा निगम। ठीक है, आपके पास आएगा कि 1938 में जो एक्ट बना है उसने काम करना कब से शुरू किया था, तो 1 जुलाई 1939 से। पहले एक्ट बनता है फिर पारित होता है। 1938 में जो एक्ट बना था उसने काम करना कब से शुरू किया था, तो 1 जुलाई 1939 से। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया बीमा कंपनी के लिए नियम निर्देश कौन बनाता है, तो आईआरडीए। आईआरडीए के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। उसको एडा भी बोलते हैं, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है, आईआरडीए बीमा कंपनियों के लिए। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं। बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश कौन बनाता है, तो आईआरडीए। सन 2000 में एक एक्ट पारित किया गया था जो कि बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश बनाता है, तो वो भी कौन होता है, आईआरडीए। आपके पास आएगा कि टीपीए के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, तो वो भी बनाता है आईआरडीए। क्वेश्चन 3 आंसर 1 आईआरडीए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, कभी कभी आपके पास आएगा कि सुरेश अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है तो ये कौन से वाले जोखिम होते हैं, पसंदीदा, यानी कि प्रेफर्ड रिस्क, पसंदीदा जोखिम। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं। सुरेश अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है, सुरेश की मर्त्यता तालिका से कम है, कंपनी उससे कम प्रीमियम चार्ज कर रही है। तीसरा आता है कि भैया अंडरराइटर को लगता है कि इसके ऊपर जोखिम कम है, वो उससे कम प्रीमियम ले रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है तो ये कौन से वाले जोखिम होते हैं, पसंदीदा। अगर आएगा कि हमें कीवर्ड क्या याद रखना है, कम प्रीमियम। पूरे कहानी वो कुछ भी क्वेश्चन में कहे, अगर हमें लग रहा है कि आदमी कम प्रीमियम दे रहा है तो पसंदीदा जोखिम पे टिक करना है। अगर आएगा कि व्यक्ति मर्त्यता तालिका वाले प्रीमियम दे रहा है तो मानक जोखिम पे टिक करना है। और अगर आएगा कि अधिक प्रीमियम दे रहा है तो अवमानक जोखिम पे टिक करना है। क्लियर? कम प्रीमियम तो पसंदीदा जोखिम, अगर मॉर्टेलिटी टेबल वाला है तो मानक जोखिम, और अगर ज्यादा प्रीमियम दे रहा है तो अवमानक जोखिम। यानी कि लो प्रीमियम प्रेफर्ड रिस्क, आपका मॉर्टेलिटी टेबल वाला प्रीमियम तो स्टैंडर्ड रिस्क, और अगर हायर प्रीमियम दे रहा है तो सब स्टैंडर्ड रिस्क। क्लियर हुआ? ओके। इसके अलावा आपका आता है कि रमेश एक एम कंपनी का एजेंट है और वो अपना कोड सरेंडर करके एन कंपनी में लेना चाहता है, तो कितने दिन का टाइम लगता है, 90 दिन का। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर कोड स्विच करते हो तो कितने दिन का टाइम लगता है, 90 दिन का टाइम लगता है। आपके पास आता है कि रमेश एक एजेंट है जो कि ग्राहक से प्रीमियम एकत्रित करता है अपना कमीशन काटे बिना। इसको ये कितने समय में जमा करवाना है, तो 24 घंटे में, 24 आवर्स। आप किसी का प्रीमियम कलेक्ट करो या किसी का प्रपोजल फॉर्म यानी प्रस्ताव पत्र भरो, आपको कितने घंटे में जमा करवाना है, तो 24 घंटे में। एक आपका आएगा एमआरआई के ऊपर, और डेफिनेटली इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन हर किसी के पास आएगा। कभी कभी आता है कि एमआरआई से क्या तात्पर्य है, तो वो हिंदी में लिखा होगा मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। अजय सर बोर्ड पे लिख के दिखा देना इनको, एमआरआई क्या लिखा होता है हिंदी में भी, मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस ही कई बार लिखा हुआ होता है। वैसे इसका मतलब होता है बंधक मुक्ति बीमा। जो भी चीज हम लोन पे खरीदते हैं, हमने कार लोन पे खरीदी, हमने घर लोन पे खरीदा, तब तक हमारे पेपर बैंक के पास गिरे रहते हैं जब तक हम उसका लोन नहीं चुका देते। और अगर लोन चुकाने से पहले आदमी मर जाता है तो या तो उसके घर वाले पे करेंगे, और अगर घर वाले पे नहीं कर पाएंगे तो बैंक उसकी नीलामी करा देता है। तो उससे बचने के लिए कौन सा बीमा होता है, बंधक मुक्ति बीमा। आपके पास आता है कि एक आदमी ने घर बनाने के लिए लोन लिया है, इसके लिए कौन सी पॉलिसी उपयुक्त होगी, तो बंधक मुक्ति बीमा। आपके पास आता है कि रमेश ने बंधक मुक्ति बीमा खरीदा है, यह कब हितकारी होता है, तो आंसर होता है लोन चुकाते वक्त अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बकाया लोन की भरपाई इस पॉलिसी से की जाती है। आपके पास आता है कि इसमें कौन सा बीमा दिया जाता है, तो घटती अवधि बीमा, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि लोन की अमाउंट क्या है, हर साल डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है। आपके पास आता है कि क्या एमआरआई में प्रीमियम घटता है, बढ़ता है या नियत रहता है, तो नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट, स्थिर, एक समान।
प्रीमियम विल बी रिमेन सेम, प्रीमियम एक जैसा रहेगा, कोई भी पॉलिसी हो प्रीमियम कभी नहीं घटेगा बढ़ेगा, प्रीमियम विल बी रिमेन सेम, एक जैसा रहेगा। क्लियर हुआ? एक आपका आता है कि इसमें कितने तक का बीमा दिया जाता है, तो जितने का उसका लोन होगा, अगर उसका 10 लाख का लोन लिया है तो वो 15 लाख का एमआरआई नहीं ले सकता है, जितने का उसका लोन होगा उतने का ही उसका बीमा होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक आपके पास आएगा कि दुर्घटना जोखिम किसके ऊपर ज्यादा है, तो मार्केटिंग का आदमी जो हमेशा फील्ड में रहता है उसके ऊपर क्या होता है, दुर्घटना जोखिम ज्यादा होता है। आपके पास आता है कि भैया स्वास्थ्य का खतरा किसके ऊपर ज्यादा है, तो रिक्शा चालक के ऊपर, रिक्शा चालक के ऊपर क्या होता है, स्वास्थ्य का खतरा ज्यादा होता है। आपके पास आता है शारीरिक खतरा, किसकी, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ये जो शारीरिक खतरे वाले हैं, खतरे खुतरे जो भी हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। शारीरिक खतरा किसके ऊपर ज्यादा है, तो भैया जो आदमी दारू ज्यादा पीता है या स्मोकिंग ज्यादा करता है, यानी कि बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीता है, धूम्रपान ज्यादा करता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, शारीरिक खतरा। आपके पास आएगा नैतिक खतरा, नैतिक खतरा किसके ऊपर ज्यादा होता है, तो इसके 3 एग्जाम्पल आते हैं। इसमें हमेशा एक लाइन आगे से जुड़ी होगी कि बीमा लेने के बाद, ठीक है, तो सीधे नैतिक जोखिम पे टिक कर देना। आपके पास आएगा कि बीमा लेने के बाद व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, बीमा लेने के बाद शराब अधिक पीना, बीमा लेते वक्त कोई बीमारी होना और उसको छुपा जाना, तीनों किस चीज के उदाहरण है, नैतिक जोखिम के। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझना। अगर आदमी पहले से ही देवदास है, यानी कि पहले से ही ज्यादा पीता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि सुरेश अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है, तो वो क्या हो जाएगा, शारीरिक खतरा। और अगर आएगा कि बीमा लेने के बाद शराब अधिक पीता है, तो वो हो जाएगा आपका नैतिक खतरा। ठीक है, एक आपका आएगा किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, कि एक आदमी की 2 वर्ष की बेटी है और वो उसकी शिक्षा के लिए गोल बनाना चाहता है, तो इसका कौन सा गोल होगा, तो लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घस्थ गोल। बेटी को पढ़ाना क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है, बेटी अभी 2 साल की है, पैसा कितने साल बाद चाहिए, 15 साल बाद, तो क्या होगा उसका लॉन्ग टर्म गोल। आपके पास आता है कि टीवी खरीदना या मोबाइल खरीदना क्या है, तो वो होगा शॉर्ट टर्म गोल। आज अगर हमारा मोबाइल टूट जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे 15 साल बाद खरीदेंगे, है ना, हम 1-1.5 हफ्ते में कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। टीवी खरीदना, मोबाइल खरीदना क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है, और बेटी को पढ़ाना क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म गोल। आपके पास आएगा कि नामांकन किस धारा में आता है, तो नामांकन आता है सेक्शन 39 में। ये 80% लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि नामांकन किस धारा में आता है, तो धारा 39। नॉमिनी कौन होता है, पॉलिसी के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाए तो किसको पैसा देना है, वो नॉमिनी होता है। एक पॉलिसी में कितने नॉमिनी हो सकते हैं, तो कई, यानी कि कितने भी नॉमिनी हो सकते हैं। आपके पास आता है कि भैया क्या बोलते हैं, क्या माइनर के नाम पे नॉमिनेशन हो सकता है, तो हाँ, माइनर के नाम पे नॉमिनेशन हो सकता है। जहां पर नॉमिनी माइनर होता है वहां पे अपॉइंटी रखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो दादाजी चाहें तो पोते के नाम पे नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन या तो उनको दादी को अपॉइंटी बनाना पड़ेगा या बच्चे की माँ को या पिता को, एक अपॉइंटी बनाना माइनर केस में जरूरी होता है। लेकिन नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं होता है। अगर मेरे फादर मेरे नाम पे 10 लाख की पॉलिसी नॉमिनेट कर देते हैं, तो मेरे माँ या मेरे भाई बहन कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया हमें भी पॉलिसी में से हिस्सा चाहिए। नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं होता है। अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को हमें पैसे का मालिक बनाना है तो हम उसके नाम पे क्या करते हैं, तो भैया असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट को हिंदी में बोलते हैं समनुदेशन। असाइनी जो होता है वो पैसे का मालिक होता है। अगर मेरे पापा मेरे नाम पे वो पॉलिसी नॉमिनेट ना करके असाइन कर देंगे, यानी कि समनुदेशित कर देंगे, तो मैं पॉलिसी की मालकिन, मेरी माँ या मेरे भाई बहन तो नहीं ही जा सकते हैं कोर्ट में, बट मेरे फादर भी चाहे तो उस पॉलिसी को वापस नहीं ले सकते हैं। एक ही कंडीशन है, मैं चाहूं तो उस पॉलिसी को वापस कर सकती हूँ, अदर देन कोई कंडीशन नहीं है। इसके ऊपर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। रमेश हमेशा पॉलिसी किसको असाइन करेगा, क्वेश्चन में सुरेश को। रमेश ने अगर एक बार असाइन कर दी सुरेश को, तो रमेश के अधिकार पॉलिसी में से खत्म। पहला क्वेश्चन आता है कि रमेश ने सुरेश को एक पॉलिसी असाइन की और दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो किसको पैसा मिलेगा, सुरेश को। दूसरा आता है कि रमेश ने सुरेश को एक पॉलिसी असाइन की और सुरेश की मृत्यु हो जाती है, तो किसको पैसा मिलेगा, सुरेश के उत्तराधिकारियों को। एक सुरेश का नॉमिनी भी दिया गया होगा, सुरेश नॉमिनी नहीं बना सकता है, तो किसको मिलेगा, सुरेश के उत्तराधिकारियों को। तीसरा आता है कि रमेश ने सुरेश को एक पॉलिसी असाइन की और रमेश उस पॉलिसी को वापस चाहता है, तो कैसे होगी, सुरेश चाहेगा तो वापस होगी, अदर दिन वापस नहीं होगी। क्लियर हुआ तीनों क्वेश्चन का आंसर, हमेशा सुरेश को ही पैसा जाएगा।
क्लियर हुआ? अच्छा, एक आपका आ जाएगा MWP एक्ट के ऊपर क्वेश्चन, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदी में बोलते हैं विवाहिता स्त्री संपदा योजना, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। MWP एक्ट का कभी कभी सेक्शन पूछा जाता है, तो सेक्शन 6 में आता है। MWP एक्ट क्या होता है? कोई अलग से पॉलिसीज नहीं होती हैं, पॉलिसीज को MWP एक्ट में लिया जाता है। कोई भी अगर गमन के केस में भी पकड़ा जाता है तो इस प्रॉपर्टी को कोर्ट भी सील नहीं कर सकता है, यानी कि कल को अगर कोई आदमी गमन में पकड़ा भी जाए तो इस प्रॉपर्टी को क्या होगा, कोई सील नहीं कर पाएगा। होता क्या है MWP एक्ट में कि जो भी आदमी MWP एक्ट में पॉलिसी खरीदेगा उसको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट। ट्रस्ट बोलते हैं न्यास। तो चाहे डेथ क्लेम हो चाहे मैच्योरिटी क्लेम हो, किसको पैसा जाएगा, न्यासी को। एक चीज याद रखना, जहां पर भी MWP एक्ट का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में याद क्या रखना है कि हमेशा पैसा किसको जाएगा, न्यासी को। और अगर उस आदमी ने न्यास नहीं बना रखा होगा तो किसको चला जाएगा, स्टेट के गवर्नमेंट ट्रस्टी को, यानी कि राज्य के सरकारी न्यासी को। मरेगा जिएगा न्यासी को पैसा जाएगा। और अगर आएगा कि उसने MWP एक्ट में पॉलिसी खरीदी और उसने न्यासी नहीं बनाया तो किसको पैसा चला जाएगा, राज्य के सरकारी न्यासी को। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि MWP एक्ट में कौन कौन न्यासी हो सकता है, तो भैया उसकी पत्नी भी न्यासी हो सकती है, अगर बेटे उसके बालिग हैं यानी कि मेजर हैं तो वो भी हो सकते हैं ट्रस्टी, कोई बैंक हो सकता है, या जिसको भी वो आदमी अपॉइंट करना चाहे वो आदमी ट्रस्टी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो ट्रस्ट है ये किसके बेनिफिट के लिए यूज करेगा, वो होते हैं लाभार्थी। आपके पास आता है कि कौन कौन से लोग MWP एक्ट में लाभार्थी हो सकते हैं, तो भैया पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, और पत्नी और बच्चे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आपके पास नीचे लिखा रहेगा उपरोक्त सभी, तो किस पे टिक करना है, उपरोक्त सभी पे। कभी कभी क्या होगा, उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा कि MWP एक्ट में कौन कौन लाभार्थी नहीं हो सकते हैं, तो भैया माँ बाप और भाई बहन वो उसमें लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। कभी कभी आता है नया क्वेश्चन कि क्या MWP एक्ट में की गई पॉलिसी नॉमिनेट या असाइन हो सकती है, यानी कि क्या हम उसमें नॉमिनी बना सकते हैं या उसको समुपदेशित कर सकते हैं, तो नहीं, ना ही तो ये पॉलिसी नॉमिनेट हो सकती है और ना ही ये पॉलिसी असाइन हो सकती है। क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, गायब हुए व्यक्ति के केस में। यदि कोई आदमी गायब हो जाता है तो कितने साल का वेटिंग पीरियड लगता है, 7 साल का। ठीक है, एक आता है कि वह कौन सी पॉलिसी है जो सरकार द्वारा नहीं बल्कि किसी बीमा कंपनी द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, तो वो है जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना क्या है, गरीबों के लिए बनाई गई है। आपके पास आता है कि इसमें कम से कम बीमा धन कितना होता है, तो 5,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, तो 30,000 रुपए। आपके पास आता है कि 7 लोगों के लिए जन आरोग्य योजना में कितना प्रीमियम जाता है, तो 730 रुपए। आपके पास आता है कि भैया अगर एक महिला, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, एक महिला 6 महीने से गर्भवती है और वो बीमा करवाना चाहती है, क्या कंपनी उसको बीमा देगी, तो नहीं देगी। 6 मंथ की प्रेग्नेंट है तो बीमा नहीं देगी। एक आएगा कि एक महिला गर्भवती है और वो बीमा लेना चाहती है, उसमें टाइम नहीं दिया गया होगा कि 1 महीने की 4 महीने, उसका आंसर क्या होगा, विशेष प्रावधान के साथ या प्रतिबंधात्मक क्लॉज लगा देगी, यानी कि स्पेशल क्लॉज लगा देगी या रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज लगा देगी कंपनी की। अगर प्रेगनेंसी की वजह से डेथ हो गई तो कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अच्छा, एक आपका आएगा कि एक महिला का अभी अभी गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है और वो बीमा करवाना चाहती है, या कभी कभी गर्भाशय का ऑपरेशन की जगह कुछ हिस्ट्रिया वगैरह भी दे देगा, यानी कि ये याद रखना कि अगर ऑपरेशन हुआ है किसी भी व्यक्ति का तो इसको कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के दे, अगर आ जाएगा कि गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है तो बीमा कंपनी इस बीमे को कुछ समय के लिए स्थगित कर देगी। क्लियर? और अगर आएगा कि ऑपरेशन भी हुआ होगा कि भैया उसका अगर ऑपरेशन हुआ है तो इस बीमे को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। 6 महीने की प्रेग्नेंट है तो बीमा नहीं देगी, अगर प्रेग्नेंट है तो विशेष प्रावधान के साथ देगी, और अगर गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है तो बीमे को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? अच्छा, एक आपका आत्महत्या वाला क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या का 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों का आंसर क्या होगा कि क्लेम पे नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर?
वैसे क्लेम देती है इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और वो जो 2 क्वेश्चन आते हैं, पहले में आता है कि 6 महीने के भीतर उसने आत्महत्या कर दी, और दूसरा आता है कि 4 साल पॉलिसी नहीं 8 साल पॉलिसी चली थी और 2 साल से लैप्स पड़ी हुई थी, अभी 4 महीने पहले उसने रिवाइव की और क्या बोलते हैं उसको, उसने आत्महत्या कर दी। तो दोनों केस में कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अगर आत्महत्या का क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा? कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। एक आपके पास आता है कि एक आदमी ने अपनी पॉलिसी में 4 साल के प्रीमियम दिए और 6 महीने से पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, वो उसको रिवाइव करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक साथ पैसा देने को नहीं है, तो कैसे करेगा? किश्तों में पुनर्चलन, इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। हम कहेंगे भैया अगर तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो तो कैसे कर दो? इंस्टॉलमेंट रिवाइवल कर दो। ठीक है। एक आपका आएगा कि एक आदमी ने अपनी पॉलिसी में 3 साल के प्रीमियम दिए और अब वो प्रीमियम देने में असमर्थ है, वो अपनी पॉलिसी को कितने वर्षों में फिर से पुनर्चलित कर सकता है? तो 5 साल। अगर किसी की भी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो सिर्फ 5 साल मिलते हैं उसको रिवाइव करने को। अगर वो 6वें साल आएगा तो उसको नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, वो पुरानी पॉलिसी रिवाइव नहीं कर सकता है। क्लियर? एक आपका आएगा झगड़ा, कि अगर झगड़ा हो जाएगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है आदमी? तो एक शिकायत प्रणाली बनाई है IRDA ने, जिसका नाम दिया है IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। एकीकृत शिकायत प्रणाली है, किसने बनाई है? IRDA ने। आपके पास आता है कि अगर झगड़ा हो जाएगा तो 2 जगह जा सकता है, एक तो बीमा लोकपाल के पास जा सकता है, दूसरा उपभोक्ता फोरम जा सकता है। उसकी मर्जी, वो कहीं भी जाए। पहले हम बात करते हैं क्या बोलते हैं बीमा लोकपाल की। बीमा लोकपाल कब बना था? तो 1998 में। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि बीमा लोकपाल कब बनाया गया था? तो 1998 में। आपके पास आता है कि बीमा लोकपाल किस किस का झगड़ा सुलझाता है? तो बीमा कंपनी और बीमा धारक का। आपके पास आता है कि बीमा लोकपाल की लिमिट कितनी है? तो 20 लाख तक। क्या बीमा लोकपाल के पास जाने के लिए कोई फीस लगती है? तो नहीं भैया, फ्री में जाते हैं। इसके पास जो भी शिकायतें जाती हैं लिखित रूप से जाती हैं। इसको अपना निर्णय कितने महीने में देना है? तो 3 महीने में देना है। आपके पास आता है इसके पास कौन से केसेस जाते हैं जो बीमा कंपनी ने रद्द कर दिए हो और 1 वर्ष के भीतर, यानी कि 1 वर्ष से ज्यादा का समय अगर हो जाएगा तो भैया ये बीमा लोकपाल के पास नहीं जाएगा। आपके पास आता है एक क्वेश्चन कि रमेश का 18 लाख का बीमा था और उसका बीमा कंपनी में शिकायत किए हुए 1 साल 4 महीने हो गए हैं, तो कहाँ जाएगा? ये उपभोक्ता फोरम के जिला स्तर में जाएगा, ये बीमा लोकपाल के पास नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं उपभोक्ता फोरम की। उपभोक्ता फोरम कब बनाया गया था? तो 1986 में बनाया गया था। इसकी 3 लिमिट होती हैं। पहला होता है जिला स्तर। जिला स्तर की लिमिट क्या होती है? 20 लाख तक। दूसरा होता है राज्य स्तर। राज्य स्तर की लिमिट क्या होती है? 20 लाख से ऊपर और 100 लाख यानी 1 करोड़ तक। और 1 करोड़ से ऊपर की जो भी लिमिट होती है वो किसकी होती है? राष्ट्रीय स्तर की। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 20 लाख से लेके 100 लाख तक किसकी लिमिट है? तो राज्य स्तर की। कभी कभी आता है कि 25 लाख का एक आदमी का क्लेम है, वो कहाँ जाएगा? तो राज्य स्तर में। एक क्वेश्चन आया था कि 100 लाख से ऊपर के क्लेम कहाँ जाते हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पे। आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई व्यक्ति जिला स्तर के निर्णय से खुश नहीं है तो कहाँ जा सकता है? राज्य स्तर में। अगर राज्य स्तर से खुश नहीं है तो कहाँ जा सकता है? राष्ट्रीय स्तर में। अगर आदमी हाई कोर्ट से खुश नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। तो जिला स्तर वाला राज्य में जा सकता है, राज्य वाला राष्ट्रीय में जा सकता है। क्लियर? एक नया क्वेश्चन आया है कि RTI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। क्लियर हो गया? एक आपका आएगा कि एक आदमी ने पॉलिसी खरीदी और बीमा लेने के बाद वो गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। उसके पास आरोहक है, आरोहक बोलते हैं राइडर को। तो किसके थ्रू उसका इलाज होगा? तो आंसर होगा क्रिटिकल इलनेस राइडर। गंभीर बीमारी आरोहक के तहत उसका इलाज किया जाएगा। एक आपके पास आएगा कि X एक Y कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी है और उसके स्वास्थ्य में गिरावट के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। कंपनी उसका बीमा करवाना चाहती है, तो कौन सा बीमा करवाएगी? प्रमुख व्यक्ति बीमा। इसको क्या बोलते हैं? की मैन इंश्योरेंस। प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो व्यक्ति जिसके ऊपर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टिकी है, यानी कि वो आदमी अगर मर जाए, नौकरी छोड़ जाए या बीमार हो जाए तो कंपनी को क्या होगा? पैसों का हर्जाना होगा, तो वो उसका क्या कर सकते हैं? बीमा करवा सकते हैं। कौन सा? प्रमुख व्यक्ति बीमा। कभी कभी आएगा कि प्रमुख व्यक्ति बीमा में कितने तक का उसका बीमा होता है? तो जितना व्यवसाय की लाभप्रदता होती है, यानी कि जितना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी होती है उतने का उसका बीमा होता है। दूसरा आता है कि इसमें प्रीमियम कौन देता है? तो कंपनी ही प्रीमियम देती है और क्लेम भी क्या लेती है? कंपनी ही लेती है।
ठीक है। आपके पास आएगा कि कौन कीमैन हो सकता है, जो उत्पादन करता है यानी कि जो प्रोडक्शन करता है वो, या जो 25% की ग्रोथ देता है वो। तो जो 25% की ग्रोथ देता है कंपनी को, वो कंपनी के लिए क्या होता है, कीमैन। क्लियर हुआ? हेलो, ये चीज क्लियर हुई? ये क्वेश्चन आएगा कि हु विल बी द कीमैन, कौन कीमैन होगा? तो जो 25% की ग्रोथ देगा वो कंपनी के लिए क्या होता है, कीमैन। आपके पास आता है एक क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं कि एक आदमी ने अभी अभी उसकी नौकरी लगी है और उसको पहली तनख्वाह मिली है, लेकिन वो ऐसी प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता है कि जहां उसका पैसा बढ़े। तो भैया कहाँ पैसा लगाएगा? तो बढ़ती अवधि बीमा में, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, जिसमें क्या होता है कि हर साल जो उसका पैसा है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सम एश्योर्ड सिर्फ एक ही बीमा में बढ़ता है। क्लियर हो गया? एक आपका आएगा कि एक आदमी की अभी अभी उसकी एक आदमी ने पॉलिसी खरीदी जिसका प्रीमियम 18,000 रुपया है, और उसने जब अपनी प्रथम प्रीमियम रसीद जारी की तो कंपनी ने, नहीं भाई, जब उसने पहला प्रीमियम दिया तो कंपनी ने उसको प्रथम प्रीमियम रसीद जारी की। जब वो दोबारा प्रीमियम देगा कंपनी उसे क्या जारी करेगी? तो नवीनीकरण प्रीमियम रसीद, रिन्यूअल प्रीमियम रसीद, नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। क्लियर हुआ? जो पहली बार दी जाती है उसको बोलते हैं प्रथम प्रीमियम रसीद, और जो दोबारा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, नवीनीकरण। आपके पास आएगा कि बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच में कौन सा अनुबंध होता है? तो संविदात्मक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। ठीक है। एक आपके पास आएगा, ये हो गया आपका क्लेम। दावा क्या है? मांग है। क्लेम क्या है? डिमांड है। क्लेम इज द डिमांड ऑन द इंश्योरर टू फुलफिलिंग द इंश्योरर ऑब्लिगेशन। किसके दायित्वों की पूर्ति करता है? इंश्योरेंस कंपनी की। दावा क्या है? मांग है। दो तरह के दावे होते हैं, एक होता है परिपक्वता दावा, दूसरा होता है मृत्यु दावा। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी क्लेम, किसी की पॉलिसी पूरी हो गई है तो वो होता है परिपक्वता दावा। एक होता है मृत्यु दावा, डेथ क्लेम। डेथ क्लेम दो तरह के होते हैं, एक होता है शीघ्र मृत्यु दावा, दूसरा होता है गैर शीघ्र। शीघ्र मृत्यु दावा अर्ली क्लेम, जो विद इन 3 ईयर्स हो जाते हैं, जो 3 साल के भीतर भीतर हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? अर्ली क्लेम। और जो 3 साल के बाद होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन अर्ली। तो जो अर्ली क्लेम हो जाते हैं, जो 3 साल के भीतर भीतर हो जाते हैं, उसमें क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अगर कहीं पर शीघ्र मृत्यु दावा हो गया है, उसमें अगर जांच पड़ताल हो रही है तो कितना टाइम लगता है? 6 मंथ, 6 महीने का टाइम दिया है, या 180 दिन। 6 महीने को खोल दोगे तो 180 दिन। शीघ्र दावा में अगर जांच पड़ताल होगी तो उसका टाइम कितना होगा? 6 मंथ। अगर 6 महीने में कंपनी जांच पड़ताल पूरी कर पाती है और साबित कर पाती है कि आदमी ने झूठ बोला था तो कंपनी क्लेम नहीं देती है, और अगर नहीं साबित कर पाती है तो फ्रॉडुलेंट क्लेम भी पे करने पड़ते हैं। क्लियर? आपके पास आएगा कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो भैया कौन कौन से पेपर जरूरी हैं? तो FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये दोनों चीजें क्या होंगी? देनी पड़ेंगी अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो। क्लियर? एक आपके पास आएगा कि बोनस किस मुद्रा में देती है इंश्योरेंस कंपनी? तो INR, इंडियन नेशनल रुपी। अगर डेथ क्लेम में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगती है कंपनी तो कितने दिन में देने हैं लोगों को? 15 दिन में। और जिस दिन पूरे डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाएंगे, कितने दिन में क्लेम सेटल करना है? तो 30 दिन में। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि अतिरिक्त प्रपत्र मांगने और दावा भुगतान के समय में कितने दिन का लगता है? तो ऊपर 15 लिखा होगा, नीचे 30, तो उस पर टिक कर देना। क्लियर? एक आपके पास आता है कि एक आदमी का ईयरली इनकम 5 लाख रुपया है, यानी कि सालाना 5 लाख रुपया कमाता है, और उसका 15 लाख का बीमा है। अगर मर जाएगा तो कितना देगी कंपनी? 15 लाख। ठीक है। एक आएगा कि एक आदमी का 2.5 लाख का सम एश्योर्ड है, उसने पॉलिसी में 1.5 लाख का लोन लिया है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो कितना देगी? 1 लाख। जो लोन का अमाउंट है वो काट लेगी। ये वाला क्वेश्चन आता है कि 2.5 लाख सम एश्योर्ड है, 1.5 लाख लोन लिया है, तो सीधे 1 लाख पे टिक कर देना, वो जो लोन का अमाउंट है वो काट लेगी कंपनी। क्लियर हुआ? एक आपका आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? 2 रिक्त स्थान आएंगे जिसमें दोनों जगह पे आएगा अवैध। अवैध आपके पास आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया है जिसमें इसके अवैध मूल को छुपाया जाता है। तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, दोनों में क्या आएगा? अवैध अवैध, इलीगल इलीगल। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बनाया गया था? या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पूछता है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है। उसमें आता है 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बनाया गया था? तो 2002 में बनाया गया था। कभी कभी आता है एक्चुअरी एक्ट कब बनाया गया था? एक्चुअरी कौन होता है? जो इंश्योरेंस कंपनीज की हर साल वैल्यूएशन करता है, किस प्लान ने कितना बोनस अर्न किया है, मॉर्टेलिटी टेबल, ये सब कौन बनाता है? एक्चुअरी। एक्चुअरी एक्ट कब बना था? तो 2006 में। आपके पास आता है कि इंश्योरेंस कंपनी की अपनी किताबें कब क्लोज कर देती है? तो 31 मार्च को। 31 मार्च को बीमा कंपनी की किताबें क्या हो जाती हैं?
बंद हो जाती हैं। आपके पास आता है एक घोड़े वाला क्वेश्चन। एक आदमी घोड़े पे चढ़ा, घोड़े से गिर गया, उसकी पीठ टूट गई, निमोनिया हो गया, मर गया। तो आंसर इसका अप्रॉक्सीमेट क्लॉज बताओ, यानी कि आसान कारण बताओ। तो घोड़े वाले का क्या होगा? घोड़े से गिरना, फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स। ठीक है। एक आपका आएगा फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड कितने दिन का होता है? तो 15 दिन का। आफ्टर रिसीविंग ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के, यानी कि पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर भीतर अगर व्यक्ति चाहे तो इस पॉलिसी को वापस कर सकता है। वो क्या होता है? फ्री लुक पीरियड। कितने दिन का होता है? 15 दिन का। फ्री लुक, फ्री में देखो तो फ्री में कोई भी आदमी 30 दिन के लिए चीज नहीं देगा। कितने दिन के लिए दी है हमने? 15 दिन के लिए। क्लियर? एक होता है अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि अगर किसी का प्रीमियम 24 जुलाई को ड्यू है तो हम कहते हैं भैया 24 अगस्त तक भी दे दोगे तो हम समझेंगे भैया ड्यू डेट आया, हम आपसे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। यानी कि 1 महीने का, जो महीना 30 का जाता है वो 30 का, जो 31 का जाता है वो 31 का। ग्रेस पीरियड क्या होता है? 1 मंथ बट नॉट लेस देन 30 डेज। ठीक है। आपके पास आता है कि अगर कोई आदमी ग्रेस पीरियड में मर गया, अनुग्रह अवधि में अगर मर जाता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है? हाँ, क्लेम देगी, बट माइनस अनपेड प्रीमियम। जो प्रीमियम उसने पेड नहीं किया है उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? काट लेती है। आपके पास आएगा कि भैया क्या बोलते हैं कि पॉलिसी कब लैप्स होती है? जब आदमी अनुग्रह अवधि में भी अपना प्रीमियम नहीं देता है तो उसके बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। क्लियर? आपके पास आता है कि किसी भी पॉलिसी में समर्पण मूल्य के लिए, सरेंडर वैल्यू एक्वायर करने के लिए कम से कम कितने प्रीमियम हुए होने चाहिए? तो 3 साल के प्रीमियम। अगर किसी भी पॉलिसी में आप 3 साल के प्रीमियम देते हो तो तभी आप सरेंडर वैल्यू के लिए एलिजिबल होते हो, अन्यथा नहीं होते हो। कभी कभी आपके पास आएगा कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कि एक आदमी ने पॉलिसी खरीदी और उसकी डेथ हो गई तो क्या मिलेगा उसको? तो वो होगा सम एश्योर्ड, यानी कि बीमा धन प्लस इफ बोनस इफ एनी। अगर बोनस भी होगा तो वो भी दिया जाएगा, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि कितने साल पॉलिसी चली है, सिर्फ ये बोला कि पॉलिसी ली और आदमी मर गया। तो आंसर क्या होगा? बीमा धन प्लस बोनस इफ एनी। अगर कोई बोनस होगा तो भैया वो भी पे किया जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, आपका आता है एक कभी कभी सरप्लस के ऊपर। सरप्लस को बोलते हैं हिंदी में अधिशेष। अधिशेष कब मिलता है? जब किसी के पास एसेट्स ज्यादा होते हैं और उसकी लायबिलिटी कम होती है। लिख लेना आ जाए बोर्ड पे, अधिशेष इक्वल टू परिसंपत्ति माइनस देयता। या कभी कभी आता है कि देयताओं की तुलना में परिसंपत्ति का अधिक होना। जब हमारे पास 10 रुपए होंगे और हमारा खर्चा 5 होगा तो तब जाके 5 रुपया बचेगा। हम शेष घटाते थे ना, जब भाग देते थे बचपन में। क्लियर? तो 10 में से 5 घटाते थे तो 5 बचता था। क्लियर? तो शेष, अधिशेष कब बचता है? जब हमारे पास एसेट्स ज्यादा होंगे और हमारी लायबिलिटी कम होती है। देयताओं की तुलना में परिसंपत्ति का अधिक होना क्या कहलाता है? अधिशेष। कभी कभी आता है कि चीनी व्यापारी क्यों अपना माल अलग अलग नावों में रख देते थे? ताकि हानि की संभावना कम हो। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि पैसा अलग अलग जेब में रखो। क्यों? कि अगर जेब कट गई तो एक ही जेब से सारे पैसे निकल जाने। क्लियर? तो क्या होता है? ताकि हानि की संभावना कम हो। अगर वो एक ही नाव में सारा सामान रख देते और वो एक ही नाव डूब जाती तो सबका सामान डूब गया। तो इसलिए वो हानि की संभावना को कम करने के लिए क्या करते थे? अलग अलग नाव में अपना सामान रख देते थे। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बीमे का सिद्धांत किस चीज के ऊपर लागू होता है? कुछ लोगों की हानि को अधिक लोगों द्वारा बांटा जाता है, यानी कि मरने वाले लोग कम होते हैं, जिंदा रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस का जो सिद्धांत है वो काम कर रहा है। क्लियर? एक आपका आ जाता है किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, फोन पे ही देखो मैंने कितना पढ़ा दिया आपको, सारा इंश्योरेंस रटा दिया है। एक आ जाता है आपका किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, हाँ एजेंट्स के ऊपर, कि भैया एजेंट्स की न्यूनतम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो 10वीं पास। जहाँ पे 5000 से कम जनसंख्या है 10वीं पास एजेंट भी चल जाता है। कभी कभी वो बोलता है कि 5000 से ज्यादा जनसंख्या या कभी कभी शहरी क्षेत्र दे देगा तो कम से कम कितना होगा? 12th पास, 12वीं पास होना चाहिए। आपके पास आता है कि लाइसेंस लेने से पहले आपकी कितने घंटे की ट्रेनिंग कंपलसरी है? तो 50 घंटे की ट्रेनिंग। आपका एग्जाम कौन लेता है? तो III, भारतीय बीमा संस्थान, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको लाइसेंस कौन इशू करता है? तो IRDA। एक क्वेश्चन आता है कि एक आदमी एक जीवन बीमा, एक स्वास्थ्य बीमा और एक साधारण बीमा की एजेंसी रखना चाहता है तो इसको कौन सा लाइसेंस दिया जाएगा? समग्र लाइसेंस, कंपोजिट। अगर किसी का लाइसेंस रद्द कर देता है IRDA तो कितने साल बाद वो फिर से अप्लाई कर सकता है? तो 5 साल बाद। 5 साल बाद वो फिर से न्यू एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर हुआ? एक आपका आता है कि भैया क्या बोलते हैं, एजेंट किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बीमा कंपनी का। ब्रोकर किसका करता है? तो बीमा
धारक का। बैंक का इंश्योरेंस, बैंक के थ्रू जो बीमा बिकता है, बैंक के भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप होते हैं और उस कंपनी का बीमा अपने कस्टमर को बेचते हैं, बदले में क्या लेते हैं? कमीशन। एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया, बैंक का इंश्योरेंस हो गया, तीनों क्या है? मीडिएटर हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट मार्केटिंग, प्रत्यक्ष विपणन, जहां पर बीच में मीडिएटर नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेली मार्केटिंग, टेली कॉलर बिठा दिए हैं इंश्योरेंस कंपनीज ने, वो डायरेक्ट कस्टमर को कॉल करती हैं और कहती है भैया कंपनी के पास बढ़िया बीमा है। तो टेली मार्केटिंग इज डायरेक्ट मार्केटिंग, क्लियर, जहां पर बीच में मीडिएटर नहीं होता है। एक आपका आता है टेंजिबल इनटेंजिबल, जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, जीन्स हो गया, चॉकलेट हो गया, क्या हो गया? मूर्त वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं। एक होता है अमूर्त इनटेंजिबल प्रोडक्ट, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आपका एफडीज हो गया, शेयर्स हो गए, ये चीज क्या है? हम इनको खरीदते हैं बट हम इनको छू नहीं सकते। तो बीमा क्या है? अमूर्त वस्तु है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक आपका आता है किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि 400 घर पे आग लग गई, तो उसका आंसर होता है 200 रुपया। जहां पर आपको 4 ऑप्शन में से 200 रुपया दिखाई दे कि 400 घर में आग लग गई, तो सीधे आंख बंद करके 200 पे टिक कर देना, क्लियर। कभी कभी आएगी ह्यूमन लाइफ HLV की फुल फॉर्म बताइए, तो वो होती है मानव जीवन मूल्य। किसने इसकी थ्योरी दी थी? तो प्रोफेसर ह्यूबनर ने, ठीक है। इसके 3 न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आएगा कि 1,20,000 ईयरली, नहीं हाँ 1,20,000 ईयरली इनकम है तो सीधे बीच में से बिंदी हटा देना, 12 लाख पे टिक कर देना। अगर आएगा कि 2,50,000 ईयरली इनकम है तो सीधे बीच में बिंदी हटा देना, 25 लाख पे टिक कर देना। लेकिन आएगा अगर कि 2,40,000 है तो ज्यादा होशियार मत बनना, 24 लाख नहीं होता है, 1 लाख रुपया खर्चा करेगा तो उसका आंसर होता है 20 लाख, क्लियर। तो ज्यादातर जो HLV के 3 न्यूमेरिकल हैं, पहले का आंसर है 12 लाख, दूसरे का है 25 लाख, तीसरे का है 20 लाख। तो जहां पर 1.2 है वहां पे सीधे 12 लाख, जहां पे 2.5 लाख है वहां पे 25 लाख, और जहां पे 2.4 लाख है तो सीधे 20 लाख। आते नहीं है वैसे न्यूमेरिकल, क्या पता आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। एक आपका आता है किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा के ऊपर। स्वास्थ्य बीमा में ज्यादा डिटेल पे जाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, रिपीट होते हैं। आपके पास आएगा कि स्वास्थ्य बीमा में क्या देखी जाती है, तो रुग्णता, रोग लगने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो मॉर्बिडिटी, ठीक है, मॉर्बिडिटी को बोलते हैं रुग्णता, रोग लगने के कितने चांसेस हैं। आपके पास आता है कि स्वास्थ्य बीमा में पैसा कब दिया जाता है, तो ओनली ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती हो। कई बार आएगा कि स्वास्थ्य बीमा में पैसे का भुगतान या दावे का भुगतान कब दिया जाता है, तो अस्पताल में भर्ती होने पे, ना तो मरने पे देती है कंपनी, ना ही जिंदा रहने पे, ओनली ऑन हॉस्पिटलाइजेशन। अगर मैंने स्वास्थ्य बीमा लिया, मेरे को हार्ट अटैक आ गया और मैं सीधे मर गई तो 1 भी रुपया कंपनी नहीं देगी, क्योंकि खर्चा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे को हार्ट अटैक आया और मैं हॉस्पिटल में ले जाने लायक रहती हूँ और हॉस्पिटल में खर्चा होता है, तब कंपनी पे करेगी, क्लियर हुआ। तो ओनली ऑन हॉस्पिटलाइजेशन। कभी कभी आएगा कि स्वास्थ्य बीमा में कितने से कितने एज तक के बच्चे को दे सकते हैं, तो 3 महीने के बच्चे से लेके और 80 साल तक के आदमी को हम स्वास्थ्य बीमा दे सकते हैं, यानी कि कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 80 साल, क्लियर हुआ। क्योंकि स्वास्थ्य बीमा की जरूरत बच्चे को भी है तो बुजुर्ग को भी। हम ये नहीं बोल सकते बच्चा है तो बीमार नहीं होगा, क्लियर। तो स्वास्थ्य बीमा क्या है, 3 महीने से बच्चे के लेके और 80 साल तक के आदमी को हम दे सकते हैं। वेटिंग पीरियड होता है स्वास्थ्य बीमा में, मतलब अगर आपने आज स्वास्थ्य बीमा खरीदा है तो 30 दिन के भीतर आप बीमार नहीं पड़ सकते। अगर पड़ोगे तो अपनी जेब से खर्चा करोगे, कंपनी नहीं देगी। क्यों? कि हो सकता है ये आदमी पहले डॉक्टर के पास गया हो, डॉक्टर ने बोला हो कि भैया ये आदमी बीमार है, तब जाके इसने बीमा करवाया हो। तो 30 दिन का क्या होता है, वेटिंग पीरियड। अगर स्वास्थ्य बीमा का किसी के पास प्रस्ताव पत्र आया है कंपनी के पास, तो कंपनी को कितने दिन में अपना निर्णय देना है, 15 दिन में। ये नहीं कि महीनों भर तक लटका पड़ा है प्रस्ताव पत्र, है ना, 15 दिन में अपना निर्णय देना है। इसमें जो सिद्धांत काम करता है वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत काम करता है, इंडेमनिटी का। यानी कि किसी का अगर 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा है, अगर हॉस्पिटल का खर्चा 2 लाख हुआ है तो कंपनी कितना देती है, 2 लाख। ये जो बीमा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है कहाँ लागू होता है, सामान्य बीमा में, यानी कि जर्नल इंश्योरेंस में। सामान्य बीमा भी बोलते हैं, गैर जीवन बीमा भी बोलते हैं, जर्नल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में जो सिद्धांत काम करता है वो क्या करता है, आश्वासन का, एश्योरेंस। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जीवन बीमा संविदाएं क्या हैं, आश्वासन का अनुबंध है, जबकि साधारण बीमा संविदाएं क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। जीवन बीमा आश्वासन, साधारण बीमा
क्षतिपूर्ति। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स देगा तो जीवन बीमा के साथ हमेशा आश्वासन आएगा और साधारण बीमा के साथ क्षतिपूर्ति। अच्छा, एक आपका आ जाता है कैशलेस फैसिलिटी। जब भी आदमी बीमार पड़ता है सबसे पहले किसी की जरूरत होती है, कैश की। तो सबसे पहले फैसिलिटी क्या निकाली इन्होंने, कैशलेस, यानी कि नगद रहित, नगद लेके नहीं जाना है। तो उसमें क्या करते हैं, इनके नेटवर्किंग हॉस्पिटल होते हैं। नेटवर्किंग हॉस्पिटल कौन बताता है, तो कई बार पीपीएन की फुल फॉर्म आ जाती है, तो वो होती है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। अब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। अजय बोर्ड पे लिख के दिखा देना इसको, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। कई बार पीपीएन की फुल फॉर्म आती है। आपके पास आता है कि भैया ये जो कैशलेस फैसिलिटी है, क्या होती है कैशलेस फैसिलिटी, कि अगर आप नेटवर्किंग हॉस्पिटल से इलाज करा के वापस आते हो तो आप फ्री में इलाज करा के वापस आ जाते हो। कंपनी आपके बिहाफ पे बिल की पेमेंट करती है। तो कंपनियां खुद नहीं चाहती हैं, कंपनी ने क्या अपॉइंट किए हुए हैं, टीपीए। टीपीए की फुल फॉर्म आती है तो वो होती है तृतीय पक्ष व्यवस्थापक। ये लिख देगा अजय उस पे। टीपीए को क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, तृतीय पक्ष व्यवस्थापक। कभी कभी आता है कि टीपीए किस किस के बीच का तालमेल बिठाता है, तो हॉस्पिटल और बीमा कंपनी। टीपीए के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, तो आईआरडीए। टीपीए के लिए मुआवजा यानी रिम्बर्समेंट कौन देती है, तो बीमा कंपनियां, जिन्होंने अपॉइंट किया है वही देंगी। आपके पास आता है कि टीपीए का रोल क्या है। अगर कोई आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसके बाद अगर क्लेम आता है तो तब टीपीए का रोल आता है। अगर मैं बीमार पड़ी और हॉस्पिटल में नहीं गई तो नहीं टीपीए आएगा। उसके लिए मेरा क्या है, पहले मेरा बीमार होना जरूरी है और बीमार होने के बाद हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। क्लियर। कभी कभी आता है कि कैशलेस फैसिलिटी में क्या चीज सही नहीं है, कि व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री में इलाज करा के वापस आ सकता है। किसी भी हॉस्पिटल नहीं, ओनली ऑन नेटवर्किंग हॉस्पिटल। आपके पास आता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक का खर्चा कंपनियां देती हैं, तो 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तक का खर्चा कंपनियां बेयर करती हैं, यानी कि 1 महीने पहले और 2 महीने बाद तक का। आपके पास आता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कितने दिन के भीतर भीतर अपना बिल सबमिट करना है, तो 15 दिन के भीतर भीतर। ठीक है। आपके पास आता है कि भैया जहाँ पे 10,000 से कम जनसंख्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने बेड होने जरूरी हैं, तो 10। जहाँ पे 10,000 से ज्यादा जनसंख्या है, कम से कम कितने बेड होने जरूरी हैं, तो 15। ये क्वेश्चन जरूर आता है। 10,000 से कम जनसंख्या है तो कम से कम हॉस्पिटल में 10 बेड होने जरूरी है। जहाँ पे 10,000 से ज्यादा जनसंख्या आती है तो कम से कम 15 बेड होने जरूरी है। क्लियर। आपके पास आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर होने जरूरी होते हैं, तो एक सर्जन, एक फिजिशियन और एक गायनोकोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर जो होती है, इन तीनों का होना क्या है, कंपलसरी है। आपके पास आता है कि स्वास्थ्य सेवा में कौन कौन से लोग आते हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आते हैं, प्रशिक्षित नर्सें आती हैं, आशा होती है ना, वो भी क्या आते हैं, नीचे लिखा होगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी किसमें आते हैं, हमारे स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक, जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दवाइयां ली और घर आ गए, वो क्या होती है, प्राथमिक, जिसमें खर्चा कम होता है। एक होती है द्वितीयक, वो कहता है भैया टाइफाइड हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होने पड़ेगा, उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो क्या होती है, द्वितीयक। तृतीयक, वो बोलता है भैया बरेली में इलाज नहीं होगा, एम्स में जाना पड़ेगा। क्लियर। तो वो क्या हो गई, तृतीयक। आपके पास आती है कि कौन सी स्वास्थ्य सेवा सबसे ज्यादा महंगी होती है, तो तृतीयक स्वास्थ्य सेवा। क्लियर। एक आता है कि भैया कौन से लोग अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराते हैं, तो इन पेशेंट, अंतरंग रोगी, वो क्या करते हैं, अस्पताल में भर्ती होके इलाज कराते हैं। आपके पास आता है कि हॉस्पिटल में कौन सी सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो केस सीट, वो जो मरीज के सिराने तख्ती टकी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, केस सीट, जिसमें उसका नाम लिखा है, एज कितनी है, कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी दवाइयां चल रही है, कौन सी दे दी है आज की, कौन सी नहीं दी है, क्योंकि अगर एक ही इंजेक्शन उस पर 2 बार लग गया तो मर जाएगा आदमी। क्लियर। तो क्या है, केस सीट। आपके पास आता है कि भैया एक घर में 2 भाई रहते थे, एक का स्वास्थ्य बीमा था, दूसरे का स्वास्थ्य बीमा नहीं था, उसने अपनी जगह पे अपने भाई को भर्ती करवा दिया है, तो ये कौन सी धोखाधड़ी कहलाती है, तो प्रतिरूपण। अपनी जगह पे अपने भाई को भर्ती करवा देना कौन सी धोखाधड़ी है, प्रतिरूपण, इम्पर्सोनेशन। आपके पास आएगा कि ट्रॉमा सेंटर, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बाहर ट्रॉमा सेंटर लिखा रहता है, क्या होता है, जहाँ पर गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने बता दिया है, 120-130 क्वेश्चन शायद मैंने आपको बता दिए होंगे, बाकी तुक्के मारना मैंने आप लोगों को सिखा ही दिया है। तो भैया 17 नंबर लेके ही बाहर आना। क्लियर। नहीं तो आज बिस्तर वहीं लगा देना सेंटर पे। क्लियर। तो छोड़ना कुछ नहीं है, अटेम्प्ट सारे करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। बाकी
मैंने आपको बताया था जहाँ पे उपरोक्त सभी दिखाई देगा उपरोक्त सभी, जहाँ पे निम्न सभी दिखाई देगा निम्न सभी, जहाँ पर सभी दिखाई देगा सभी, और जहाँ पर ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, यहाँ पे टिक करना है। कथन एक कथन दो दोनों सही है, पे टिक करना है। और वन और दो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही है। और अगर नहीं आएगा तो डी। छोड़ना कुछ नहीं है, कंप्यूटर पे ही टिक करना है। ये चीज क्लियर हो गई? जी आप पास हो जाओगे? जी जी जोर से तो बोलो यार। हाँ जी ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज और याद रखना, टाइमली जाना, क्योंकि टाइमली पहुंचोगे तभी होगा। अगर आपका 7 बजे से एग्जाम है तो आपको 6:45 बजे एंट्री करनी होगी, क्योंकि 5 मिनट भी लेट हो जाता है, बड़ा खूसट है वो, और वैसे भी बंद हो जाता है, एंट्री नहीं देता। ठीक है? हाँ, एक भाटिया करके है वहाँ पे, बड़ा बेकार बंदा है। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि छोड़ना कुछ नहीं है। अजय, मैंने एक चीज छोड़ दी है इसमें, और वो है प्लान्स, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा वो बता देना कि जैसे आपके पास आता है कि रमेश ने एक पॉलिसी खरीदी जिसमें परिपक्वता लाभ 0 होता है, तो कौन सी पॉलिसी है? अवधि बीमा। अवधि बीमा में क्या होगा? मैच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलता। ठीक है। दूसरा आता है कि सुरेश ने एक पॉलिसी खरीदी जिसमें मृत्यु लाभ और परिपक्वता लाभ दोनों है, तो कौन सी पॉलिसी है? एंडोमेंट। मरने पे भी मिलता है, जिंदा रहने पे भी मिलेगा। ठीक है। होल लाइफ, वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें व्यक्ति को जीवित रहने तक अपना प्रीमियम देना पड़ता है, तो कौन सी पॉलिसी है? होल लाइफ, आजीवन बीमा, जिसमें व्यक्ति को जीवित रहने तक अपना प्रीमियम देना पड़ता है। यूलिप के ऊपर ये सारे जो प्लान है, ये क्या है? ट्रेडिशनल प्लान है, परंपरागत प्लान है। जैसे बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनियां क्या देती हैं आपको? बोनस। आपके पास आता है कि बोनस को हिंदी में लाभांश कहा जाता है, कि रमेश को अपनी पॉलिसी के साथ लाभांश भी दिया जाता है। तो ये कौन सी वाली पॉलिसीज हैं? आपका आएगा सहभागिता या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज, हिस्सेदारी। जिनके साथ लाभांश नहीं दिया जाता है उनको गैर हिस्सेदारी या क्या बोलेंगे, असहभागिता है ना, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, आपके पास दूसरी जो प्लान आ जाती हैं उनको बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि गैर परंपरागत। पहली प्लान आ जाती है यूलिप, कभी कभी यूलिप की फुल फॉर्म आती है, वो लिख लेना आ जाए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क किसका होता है, यानी कि निवेश का जोखिम किसका होता है? तो बीमा धारक का। इसमें लॉक इन पीरियड कितना होता है? तो 5 साल का। कभी कभी आता है दूसरी पॉलिसीज की यूनिवर्सल पॉलिसी सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो अमेरिका में। वेरिएबल पॉलिसीज कहाँ शुरू हुई थी? तो लंदन में। आपके पास आता है कि यूनिवर्सल पॉलिसीज को क्या भी कहा जाता है? तो वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि सुरेश ने एक पॉलिसी खरीदी जिसकी परिपक्वता हो गई है और परिपक्वता पर उसको सिर्फ निधि मूल्य मिलता है, तो कौन सी पॉलिसी है? यूलिप। इसमें क्या होता है, जो भी हम पैसा लाते हैं उसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला, उस आदमी का टर्म इंश्योरेंस कर देते हैं, अवधि बीमा, जो मरने पे मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी अपने खर्चे निकाल लेती है और बाकी का पैसा जो उसका बचता है उसको हम मार्केट में जाके क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उसकी यूनिट क्या बोलते हैं, यूनिट की कीमत बढ़ेगी तो उसका पैसा बढ़ेगा, और अगर घटेगी तो उसका पैसा घटेगा। तो अगर मैच्योरिटी हो जाती है तो ओनली फंड वैल्यू पेबल एट दी मैच्योरिटी, सिर्फ फंड वैल्यू दी जाती है, यानी कि क्या होगा, जो भी उसका निधि मूल्य होगा वो उसको परिपक्वता पर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उस आदमी की डेथ हो जाएगी तो सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू, यानी कि बीमा धन या निधि मूल्य जो भी अधिक होगा या जो भी उच्चतम लिखा होता है, तो जो भी अधिक होगा वो पे होगा। कभी कभी आता है कि एक आदमी अपना पैसा बढ़ाना चाहता है तो कहाँ लगाएगा? इक्विटी फंड में। इसमें 4 तरह के फंड होते हैं मेन, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, बैलेंस हो गया और ग्रोथ हो गया। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इक्विटी के ऊपर आते हैं कि इक्विटी में अगर आदमी नहीं, अगर अपना पैसा बढ़ाना चाहता है तो कहाँ लगाएगा? इक्विटी में लगाएगा। या इक्विटी में कौन से लोग पैसा लगाएंगे? तो जो इक्विटी के जानकार लोग होंगे वही इक्विटी में पैसा लगाएंगे। क्लियर? आपके पास आता है कि डेट फंड में पैसा कहाँ लगाया जाता है? तो सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में। कभी कभी आता है कि एक आदमी अपना पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड में लगाना चाहता है तो कहाँ लगाएगा? डेट फंड में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।